हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट विच इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, देखिए हमें ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो इनकरेक्ट हो। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन करते हैं। पहले तो एक एलसीआर सर्किट बना लेता हूँ, एल सी और आर कुछ इस तरह से बना लिया, एक एसी सोर्स से जोड़ दिया, ये एसी सोर्स हो गया आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर इज वेरिएबल। ये चेक करना है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो पहले एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि इसमें करंट तो सेम है बेटा, तो लेट कर लेता हूं कि करंट इक्वेशन ये है, आई द फंक्शन ऑफ टी, आई द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जानते हो इसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट, और ये होता है पीक करंट या मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड करंट। तो ये करंट की इक्वेशन मैंने लेट कर ली है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज होगा वी आर टी, और इसके अक्रॉस वी सी टी, और इसके अक्रॉस वी एल द फंक्शन ऑफ टी। तो एक बात तो फेज रिलेशन सबके मालूम होंगे आपको कि यहां करंट और वी आर द फंक्शन ऑफ टी सेम फेज में होता है, और कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज वी जो वी सी टी होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लैग करता है बेटा, वोल्टेज लैग करता है करंट से, और इसमें करंट से वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। ये फेज रिलेशन होते हैं। तो मैं सबकी इक्वेशन ले सकता हूं, देखो कैसे। पहले मैं लिख रहा हूं करंट की इक्वेशन, तो मैंने लेट करी है ये वाली, वी आर द फंक्शन ऑफ टी लिख रहा हूं, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, वी जीरो आर रजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज इनटू साइन। अब इसका जो फेज होगा करंट का और वोल्टेज का फेज कैसा होता है, सेम। तो इसका करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी। तो जो करंट का फेज होगा वही टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज का रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका फेज होगा, क्योंकि सेम फेज में होते हैं, तो इसीलिए ओमेगा टी लिखा। तो देखो इसका फेज और इसका फेज सेम है। ठीक है, और वी एल द फंक्शन ऑफ टी लिखें तो वी जीरो एल। अच्छा, यहां पे वी जीरो आर की जो वैल्यू होती है ये होती है आई जीरो आर, तो वी जीरो एल साइन। अब इसके फेज को देखें तो करंट के फेज से इंडक्टर का जो फेज का वोल्टेज है 90 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज का फेज करंट के फेज से 90 डिग्री ज्यादा है। तो करंट का फेज कितना था बेटा, ओमेगा टी, इससे ज्यादा कितना है, पाई बाई 2। देखो ऐसे, और यहां पर जो वी जीरो एल है इंडक्टर के क्रॉस जो पीक वोल्टेज है ये आई जीरो एक्स एल होता है, एक्सएल की यूनिट ओम होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये सब टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये इंडक्टर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, ये रजिस्टर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज हो गए। वी द सी द फंक्शन ऑफ टी लिखना चाहे तो वी जीरो सी साइन। अब इसका फेज देखते हैं, देखो इसका जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट, वो करंट के फेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो करंट का फेज ओमेगा टी, इससे कम है कितना, पाई बाई 2। और यहाँ पे वी जीरो द सी जो इक्वल टू होगा ये आई जीरो एक्स सी होगा, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ये तीनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख लिए। अब मेरे को सोर्स का लिखना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इस सोर्स का, ये कि जो सोर्स है इसका टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स लिखें तो जानते हो ये जो सारे वोल्टेज होते हैं टाइम डिपेंडेंट, ये सिंपली ऐड होते हैं, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होते। टाइम डिपेंडेंट वाले वोल्टेज कभी भी वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होते बेटा, है ना। ये सिंपली जोड़ेंगे, वी आर द फंक्शन ऑफ टी, वी आर वी एल द फंक्शन ऑफ टी, और वी सी द फंक्शन ऑफ टी। इसको सीधा सीधा लिख लेंगे, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और प्लस
वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये सीधा सीधा ऐसे आ जाता है। अब इसमें जो वेक्टर के अकॉर्डिंग, इसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोल सकते हो आप किसके अक्रॉस? सोर्स के अक्रॉस। ये रजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंडक्टर के अक्रॉस, और ये वाला। तो ये देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द एलसीआर इज वेरिएबल। बिल्कुल राइट है, वेरिएबल ही तो है, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज नहीं है सारे ये भाई। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया ये सबका, ये वाला, और ये सब टाइम डिपेंडेंट है। देखो टाइम के साथ तो टाइम तो कभी कांस्टेंट ही नहीं होता, तो ये कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? तो ये सही है कि इन दोनों सबका जो एल्जेब्रिक सम है ये वेरिएबल है। बिल्कुल करेक्ट है ना, ये करेक्ट चॉइस है बेटा। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चॉइस ढूंढनी थी, तो ये तो करेक्ट चॉइस है और हमें ढूंढनी है इनकरेक्ट। तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता बेटा, ये वाला। ये तो वेरिएबल है, सही बात है कि वेरिएबल है। तीसरा कह रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस, कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस और रजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस, तीनों को जोड़ लोगे तो सोर्स का इंस्टेंटेनियस निकल आएगा। तो वही मैंने अभी किया है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करा तो है, ये सोर्स का ही तो है, वी द फंक्शन ऑफ टी। और तीनों के, रजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तीनों को मैंने ऐड कर लिया है। तो ये भी बेटा करेक्ट है, ये भी सही है। तो ये हमें तो इनकरेक्ट चॉइस ढूंढनी थी, इसीलिए ये भी सही नहीं होगा। ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट और ये वाला भी करेक्ट, लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। इस पे आ जाओ पहले, नीचे वाले पे। करंट इज सेम इन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ये तो सीरीज में कह रहा था बेटा, तो करंट तो देखो सेम है तीनों में। इसमें सीरीज में करंट सेम रहती है भाई, तो करंट सेम है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब रह गया केवल ये, तो ये इनकरेक्ट होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर बिहेव एज अ वेक्टर। ये एक मिथ है बच्चों का कि वो जो फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, और फिर कहते हैं कि वेक्टर के अक्रॉस जो होता है, जो वोल्टेज होता है, वो वेक्टर जो इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं ना, वो वेक्टोरियली ऐड होते हैं। नहीं भैया, केवल जो पीक वोल्टेज होते हैं ना, जो पीक वोल्टेज होते हैं, ये वी नॉट आर, ये पीक वोल्टेज V0 L, ये V0 C, ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं भैया। जैसे अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं तो वेक्टोरियली जो ऐड करते हैं हम, आई द फंक्शन ऑफ टी। ये V0 R है रजिस्टर के क्रॉस, ये इंडक्टर के क्रॉस V0 L है, और ये कैपेसिटर के क्रॉस V0 C है। और हम ये मान के चले कि V0 L इज ग्रेटर देन, तीन केस हो सकते हैं यहाँ पे ये, तो मैं इन दोनों को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकता हूँ पीक वोल्टेज को। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो ये दर्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेक्टर के अकॉर्डिंग, V0 L माइनस V0 C। अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम से करेंगे और ये रिजल्टेंट आएगा V0 Z। तो जानते हो ये जो वोल्टेज है V द फंक्शन ऑफ T। अब इन सब का जो पीक वोल्टेज है वो V0 Z हो गया ये वाला, और साइन आगे क्या आएगा वो बताते हैं अभी थोड़ी देर में, कैसे लिखते हैं इस आगे वाले फंक्शन को। यहां तक आ गया। अब क्या करते हैं आगे क्या करते हैं साहब कि इसको हम ऐसे ना लेते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी, जो V0 Z है ना उधर की तरफ V द फंक्शन ऑफ टी आता है हमेशा, और ये इन दोनों के बीच में फेज देखते हैं बेटा, तो 5 फेज डिफरेंस मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो V0 Z है ना, ये ही पीक वोल्टेज जो होता है ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो ये किसका रिजल्टेंट है V0 Z, V0 R का प्लस V0 ब्रैकेट लगा लूं V0 L माइनस V0 C और ब्रैकेट 1 उसका स्क्वायर, प्लस वो आएगा 2 V0 R मल्टीप्लाइड बाई V0 L माइनस V0 C कॉस्ट 90 भी जीरो हो जाएगी। तो ये आ गया। किताबों में तुमने देखा होगा इसी वोल्टेज को ऐसे लिख देता है, ऐसे V बराबर रूट के अंदर
वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में ये जितने भी वोल्टेज लिखे हैं ये पीक वोल्टेज लिखे हैं भैया। क्या लिखे हैं? पीक वोल्टेज। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं किताबों वाली लैंग्वेज। वहाँ पे होता पीक वोल्टेज है लेकिन उसे जाने क्या कौन सा वोल्टेज समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो टाइम डिपेंडेंट वाले होते हैं बेटा। एक वीआरएमएस वोल्टेज होता है जो इसका वर्चुअल वोल्टेज होता है, इसका वर्चुअल वोल्टेज होता है, इसको वर्चुअली लिख सकते हैं। ये रियल वोल्टेज है, वो वर्चुअल, वीआरएमएस का दूसरा नाम वर्चुअल वोल्टेज होता है। वो वर्चुअल बनाया गया है, वो कांस्टेंट टर्म बनाया गया है, ये टाइम डिपेंडेंट है, वो उसको इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा उसको, वो अलग चीज होती है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये जो हम लिखते हैं वो हमेशा पीक वोल्टेज लिखते हैं, हमेशा ऐसे, है ना। तो यहीं से इंपिडेंस भी निकलता है V0Z, जैसे V0Z की वैल्यू लिखते हैं हम I0Z इंपिडेंस। V0R की वैल्यू भी मैंने बताई, देखो I0R, ये V0R, तो इस जगह पे लिखते हैं I0R का होल स्क्वायर प्लस I0XL माइनस I0XC इस पूरे का होल स्क्वायर। I0 का स्क्वायर कॉमन ले लो पूरे में से, तो I0 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये I0Z, इससे कट गया तो Z इज इक्वल टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्शन, ये भी वेक्टोरियली ऐड हो रहे हैं। इसका भी फेजर डायग्राम में वैसे ना सकते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी, रेजिस्टेंस इंडक्टर की डायरेक्शन में XL और कैपेसिटर की डायरेक्शन में XC, और इन दोनों का रिजल्टेंट XL माइनस XC, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये Z, ये इसी से बनाया है। तो केवल पीक वोल्टेज वेक्टोरियली ऐड होते हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां से हम इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। कैसे? देखो वोल्टेज का फेज करंट के फेज से कितना आगे है, आगे है कि पीछे है? आगे है, फाई करंट के फेज से। तो करंट का फेज क्या है बेटा? ओमेगा टी है करंट के फेज में। तो यहां पे करंट का फेज आएगा क्योंकि हमारा टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स का, इसका किसके साथ फेजर रिलेशन निकला है? करंट के साथ, है ना। तो करंट का फेज लेना है आपको यहाँ पे ओमेगा टी, और कितना आगे है पीछे देखो, फाई रेडियन आगे है, तो प्लस के फाई। और ये फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो फाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, टेन फाई। परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा? ये वाला, दैट मीन्स कितना? V0L माइनस V0C बटे V0R। ये देखो देखो इसमें निकालो, इसमें टेन फाइव परपेंडिकुलर बेस लगाओ इसमें ट्रायंगल में, और यहाँ से और सॉल्व करें तो I0XL माइनस I0XC, और ये I0R, I0 कॉमन लेके काट दो तो ये दिखता है XL माइनस XC अपॉन R। और ज़्यादा है तो XL की जगह पे L ओमेगा, XC की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा C भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का टर्म में लिख सकते हो। यहाँ से फाई निकाला जाता है जो यहाँ पर है, और ये मालूम पड़ा यहाँ से कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ये इक्वेशन इसको ऐसे के लिखते हैं। इसमें V0Z की जो वैल्यू होगी वो ये होगी बेटा, ये वाली, ये केवल इन सबका जो पीक वोल्टेज है वो वेक्टोरियली ऐड हुआ V0Z। ये सोर्स की वोल्टेज की क्वेश्चन आ गई फाइनल वाली, सोर्स वाले की ये वाली। तो वेक्टोरियली केवल पीक वोल्टेज ऐड होते हैं, सारे नहीं होते बेटा। और यहाँ कह दिया कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वे है वेक्टर, तो ये बात सही नहीं है बेटा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसीलिए हमारी चॉइस सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन में जरूर समझा पाया होऊंगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।